हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आजकल जो हमने न्याय दर्शन शुरू किया है उसका आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से निश्चित ही आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन भी आप देख रहे हैं। तो आजकल हम जो कल हमने शुरू कर दिया था, प्रत्यक्ष का स्वरूप एवं परिभाषा जान रहे थे, तो जानिए इसके बारे में। और ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जानिए, प्रत्यक्ष की विशेषताओं पर विचार हो जाने के बाद प्रत्यक्ष की परिभाषा और उसके भेदों पर विचार करना आवश्यक है। प्रत्यक्ष शब्दों को कह रहे, प्रत्यक्ष शब्द जो है दो शब्दों के सम्मिश्रण से बना है। वे दो शब्द हैं प्रति और अक्ष। प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष का अर्थ होता है आँख। जानते हैं ना, जैसे आँख से देखने के लिए, जो आँखों देखा जैसे बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ है जो आँख के सामने हो, या प्रत्यक्ष का संकीर्ण प्रयोग है। प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आँख से देखकर ही प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं कहा जाता, बल्कि अन्य इंद्रियों से जैसे कान, नाक, त्वचा, जीभ से भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी प्रत्यक्ष कहलाता है। तो यहाँ पे एक बड़ा वृहद वर्गीकरण कर दिया गया है। ठीक है, अतः प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ है ज्ञानेंद्रियों के सामने रहना। आंखों से देखकर गुलाब के फूल के लाल रंग का ज्ञान होता है, कान से सुनकर संगीत का ज्ञान होता है, जीभ से चखकर आम के मीठेपन का ज्ञान होता है, नाक से सूंघकर फूल की सुगंध का ज्ञान होता है। इस प्रकार के सभी ज्ञान जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो ज्ञान इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष की इस परिभाषा का विश्लेषण करने के फलस्वरूप हम तीन बातें पाते हैं जिसकी व्याख्या करना आवश्यक है। वे तीन बातें हैं, पहला क्या बताया, इंद्रिय, दूसरा विषय, तीसरा सन्निकर्ष यानी पास आ जाना। ठीक है, कांटेक्ट में आ जाना, इसको सन्निकर्ष बोलते हैं। ठीक है, पहला देखिए इंद्रिय। तो इंद्रियां दो प्रकार की हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। हाथ, पैर इत्यादि कर्मेंद्रिय हैं जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वे ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। जिनसे कर्म होता है वो कर्मेंद्रियां। ठीक है, इंद्रिय से यहाँ मतलब है ज्ञानेंद्रिय से ही है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, बाह्य ज्ञानेंद्रियां और आंतरिक ज्ञानेंद्रियां। बाह्य ज्ञानेंद्रियां बता रहे, इनकी संख्या जो बता रहे ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है। आँख, जीभ, नाक, कान और त्वचा। मन भी एक इंद्रिय है जो आंतरिक इंद्रिय कहलाती है। बाह्य पदार्थों का ज्ञान बाह्य इंद्रियों के द्वारा होता है। तो अंतर इंद्रिय भी है। ठीक है, मन से आत्मा के ठीक है, कह रहे हैं ये अंतर इंद्रिय जो मन है उसके बता रहे हैं कि आत्मा के सुख दुख, ज्ञान इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है। इन इंद्रियों के अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान का होना असंभव है, यानी ये नहीं रहेंगे तो फिर प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं होगा। दूसरा आ जाइए विषय पर। विषय क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए सिर्फ इंद्रियों का रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विषयों का भी रहना आवश्यक है। यदि वस्तुओं का अभाव होगा तो इंद्रियां ज्ञान किसका प्राप्त करेंगी। इंद्रियां अपने आप को ज्ञान का विषय नहीं बना सकती। यही कारण है कि क्या बता रहे हैं कारण, कि ना आँख स्वयं देख सकती है और ना कान स्वयं को सुन सकते हैं। इंद्रियों से भिन्न विषय का रहना परम आवश्यक है, अन्यथा इंद्रियां ज्ञान अपनाने में समर्थ नहीं होंगे। तीसरा है सन्निकर्ष। इंद्रियों और वस्तुओं के अतिरिक्त सन्निकर्ष का भी रहना परम आवश्यक है। सन्निकर्ष का अर्थ है इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध ना। जब तक इंद्रियों का वस्तु के साथ संयोग नहीं होता, ज्ञान का उदय नहीं होता। जब तक आँख का रूप से संयोग नहीं होगा, ज्ञान का उदय नहीं होगा, नहीं हो सकता। अकेली आँख और अकेला रूप संयोग के अभाव में ज्ञान देने में असमर्थ है। न्याय दर्शन में भिन्न भिन्न प्रकार के सन्निकर्षों की चर्चा हुई है जो ज्ञान का उदय करने में सफल होते हैं। न्याय शास्त्र में सन्निकर्ष की 6 भेद माने गए हैं। अब इसके भी 6 भेद हैं, यानी सन्निकर्ष के। तो क्या बताया है, पहला बताया है संयोग, दूसरा संयुक्त, समवाय,
तीसरा संयुक्त संवेद समवाय, चौथा समवाय, पांचवा संवेद समवाय, छठा विशेषण विशेष भाव। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, मैं फिर से बता देती हूँ। तो बता रहे हैं न्याय शास्त्र में सन्निकर्ष यानी कि कांटेक्ट के भी, यानी जो पास जिसे कहते हैं पास रहना या पास आना, उसके भी इन्होंने 6 भेद बता दिए हैं। तो पहला बता दिया संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, फिर तीसरा संयुक्त संवेद समवाय, चौथा समवाय, पांचवा संवेद समवाय और छठा विशेषण विशेष भाव। सन्निकर्ष के 6 भेदों की चर्चा एक एक करके अपेक्षित है, तो उसको भी देख लीजिए। संयोग क्या है? जब इंद्रिय और वस्तु के बीच साक्षात बिना किसी माध्यम के सन्निकर्ष होता है तो इसे संयोग संबंध कहा जाता है। जो ही आँख का सन्निकर्ष घट के साथ होता है त्यों ही घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होने लगता है, या आँख का सीधा संपर्क घट के साथ होता है, यही संयोग है। संयुक्त समवाय क्या है? संयुक्त समवाय में इंद्रिय का सीधा संबंध वस्तु के साथ ना होकर एक माध्यम के द्वारा होता है। जैसे घड़े की लालिमा का ज्ञान, जब हम घड़े की लालिमा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तब पहले हमारे आँख का सीधा संपर्क घड़े से होता है, और घड़ा लालिमा से संबंधित है। चूँकि घड़ा लालिमा से संबंधित है इसलिए आँख का संबंध लालिमा से घड़े के माध्यम से होता है। यह सन्निकर्ष संयुक्त समवाय कहा जाता है। ठीक है, यानी पहली दृष्टि घड़े पर पड़ी और फिर उसके बाद वो कैसा कलर है उसका, इस तरह से हमें बोध होता है। ठीक है, संयुक्त संवेद समवाय तीसरा बताया था ना, इसमें इंद्रिय का वस्तु के साथ संबंध 2 माध्यमों के सहारे होता है। घड़े की लाली की जाति का कह रहे घड़े की लाली की जाति लालपन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आँखों का साक्षात संबंध घड़े से होता है। घड़े का संबंध लाली से है और लाली उसकी जाति लालपन से संबंधित है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इस प्रकार का प्रत्यक्ष कुल 3 संबंधों पर आधारित है। तो पहला क्या बता दिया? आँख और घड़े कह रहे आँख और घड़े का साक्षात संबंध, दूसरा घड़े और लाली का समवाय संबंध, और तीसरा लाली और लालपन का समवाय संबंध। ठीक है, क्लियर? यही कारण है कि सन्निकर्ष को संयुक्त संवेद समवाय कहा गया है। अब चौथा आ जाइए, समवाय। चौथे प्रकार के सन्निकर्ष को समवाय कहा जाता है। इसमें इंद्रिय का सन्निकर्ष एक ऐसी वस्तु से होता है जिसमें वस्तु का एक गुण के रूप में इंद्रिय में संवेद हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, बता रहे हैं कर्णेंद्रिय यानी कि कान का जो है ना, द्वारा शब्द का प्रत्यक्षीकरण होना। क्योंकि कर्णेंद्रिय का निर्माण आकाश से होता है जिसका गुण शब्द है, इसलिए कर्णेंद्रिय में शब्द गुण के रूप में संवेद है, अतः कर्णेंद्रिय और शब्द के बीच समवाय संबंध निहित है। पांचवा है संवेद समवाय। शब्द में उसकी जाति यानी आप शब्द से शब्दत्व हो गया ना, संवेद रहता है। ज्यों ही हम कोई शब्द सुनते हैं त्यों ही यह जाति शब्दत्व भी प्रत्यक्ष होता है। कर्णेंद्रिय का शब्दत्व से संबंधित होने में 2 प्रकार के समवाय संबंध विद्यमान होते। पहला है कर्णेंद्रिय का शब्द के साथ समवाय संबंध, यानी दूसरा शब्द का शब्दत्व के साथ समवाय संबंध। यही कारण है कि इस सभी कह रहे हैं एक तरह से ये क्लस्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए मैं समझाती हूँ। होता क्या है, जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं ना, तो कंप्यूटर चलाना इजी, बट वही जब एक एक उसके स्टेप्स को हम पढ़ने लगे, लिखने लगे, उसको समझने लगे तो दिक्कत आती है। तो वही यहाँ पे भी हम सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, सब कुछ हम अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं, बट इसे शब्दों के या ज्ञान के माध्यम से प्रकट करना इस तरह क्लिष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सन्निकर्ष का मतलब आप जान लीजिए कि कॉन्टैक्ट है ना, और उसके जो हम विभिन्न उसके अंदर भी जो उसके सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं उसको बस जानने के लिए जान लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हम सब वो सब क्रियाएं कर रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में बता रहे हैं कर्णेंद्रिय का शब्दत्व से संबंधित होना संवेद समवाय का उदाहरण है। ठीक है, अब विशेष विशेषण भाव जान लीजिए, छठा
प्रकार है, ठीक है। जब हम किसी वस्तु के अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं तब स्वतः अभाव नहीं दिखाई देता, प्रत्यक्ष के साथ मिला हुआ कोई ना कोई आधार दिखाई देता है। घड़ा नहीं है कहने के लिए यह जानना पड़ता है कि भूतल पर खड़े आप जैसे मान लीजिए आप बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं तो कई चीज़ें आप पहले से भी जान रहे होते हैं, बट उसको एक सटीक फॉर्मेट में या उसको कोडिफाइड फॉर्म में जानना एक अलग है। हम भी समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं, लेकिन उसे व्यक्त करने का जो तरीका है वो इस प्रकार का होता है ना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, विशेष विशेषण भाव में क्या कह रहे थे कि प्रत्यक्ष के साथ मिला हुआ कोई ना कोई आधार होता है। घड़ा नहीं है कहने के लिए यह जानना पड़ता है कि भूतल पर घड़े का अभाव है। यहाँ भूतल विशेष है और घड़े का अभाव घटा भाव विशेषण। क्योंकि विशेषण ब्रैकेट में घटा भाव को हम अपने आप में न देखकर इसे अपने विशेष यानी भूतल की विशेषता के रूप में देखते हैं, इसीलिए इस सन्निकर्ष के को विशेष विशेषण भाव कहते हैं। आपने विशेषण पढ़ा होगा और विशेष भी पढ़ा होगा ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में, ठीक है। तो विशेषण यानी जो विशेषता और जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष हो जाता है, जो बता रहा होगा ना। तो जैसे कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो ज्ञान है डेप्थ में जाने में इस प्रकार का वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, एक एक शब्द को बताना। अब जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल लीजिए, एक उदाहरण लीजिए कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि भ्रम होगा तो अलग दिखेगा, आप किसी और उलझन में होंगे तो अलग दिखेगा। इस तरह से होता है ना, आप सभी के साथ होता है। अब उसी चीज़ को हमें मान लीजिए व्यक्त करना है तो हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि इंद्रिय और वस्तु का सन्निकर्ष यानी संपर्क जिसे कह सकते हैं ही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान यथार्थ और वास्तविक है। न्याय का वस्तुवाद यानी रियलिज्म इस विचार पर केंद्रित है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष की उपरोक्त परिभाषा का अत्यधिक महत्व है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये सब जो परिभाषा दे दी गई हैं इनका भी अपना विशेष महत्व है, ठीक है। न्यायिकों की यह परिभाषा सर्वसाधारण को मान्य प्रतीत होती, परंतु इससे यह नहीं प्रमाणित है कि प्राचीन न्यायिकों की प्रत्यक्ष विषयक परिभाषा दोष मुक्त है। नव न्यायिकों एवं वेदांती इस परिभाषा को उपयुक्त नहीं मानते। नव्य न्याय के जन्मदाता गंगेश उपाध्याय ने इस परिभाषा के विरुद्ध 3 प्रकार के दोष को रेखांकित करने का प्रयास किया है। न्यायिकों ने इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष के द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। ऐसी स्थिति में ईश्वर को प्रत्यक्ष ज्ञान कह रहे हैं, ईश्वर को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए क्योंकि ईश्वर के पास इंद्रिय नहीं है, ठीक है। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि ईश्वर की सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अतः न्याय की प्रत्यक्ष परिभाषा अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है। इस परिभाषा में दूसरी त्रुटि यह है कि यह चक्रक दोष है ना से ग्रस्त है। इस परिभाषा में प्रत्यक्ष की व्याख्या इंद्रिय के द्वारा की जाती है और फिर इंद्रिय की व्याख्या प्रत्यक्ष के द्वारा की जाती है। एक सर्कल बन गया ना। फिर जब पूछे जाने पर कि इंद्रिय किसे कहते हैं, न्यायिक कहते हैं कि इंद्रिय वह है जिसके द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, और फिर जब यह पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष क्या है तब वे कहते हैं कि प्रत्यक्ष वह है जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक सर्कल बना दिया, इसीलिए इसको दोष युक्त कह रहे हैं, ठीक है। इस परिभाषा की तीसरी त्रुटि यह है कि अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त है। इसका कारण है कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान में भी मन का ज्ञेय वस्तु से संबंध होता है। यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होता है कि मन को न्याय दर्शन में इंद्रिय के रूप में स्वीकारा गया है, अतः इंद्रिय वस्तु संपर्क प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों में भी पाया जाता है। उपरोक्त त्रुटियों से अवगत होकर गंगेश उपाध्याय ने प्रत्यक्ष की दूसरी परिभाषा दी है। उनके अनुसार इंद्रिय वस्तु संपर्क प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण नहीं है, इसके विपरीत वे विषय की साक्षात प्रतीति को प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण मानते हैं। यानी साक्षात जो भास रहा है, साक्षात जो प्रतीति हो रही, उसके लिए कह रहे हैं ये, ठीक है। उन्होंने प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारितत्व लक्षणम, ठीक है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण है जैसा ऊपर कहा गया, विषय की साक्षात प्रतीति
जो ही अचानक हमारे सामने एक बाघ उपस्थित होता है त्यों ही हमें सीधे उसका ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। यहाँ तर्क या अनुमान की अपेक्षा नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर को भी विभिन्न विषयों का सीधा ज्ञान हो पाता है। इस परिभाषा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस परिभाषा से लौकिक तथा अलौकिक सभी प्रकार के प्रत्यक्ष की व्याख्या हो जाती है। अतः नव्य न्याय की प्रत्यक्ष विषयक परिभाषा प्राचीन न्याय की प्रत्यक्ष विषयक परिभाषा से अधिक उपयुक्त जचता है। अब हम प्रत्यक्ष के वर्गीकरण पर विचार करेंगे। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से हुआ है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के वर्गीकरण का विशेष महत्व है। तो ये वर्गीकरण हम कल देखने वाले हैं। एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। जब हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं तो पूरा यहाँ आ जाइए। फिर जो हमने पुराना जो भी कुछ पढ़ा है उसको आप एक तरह से रब कर दीजिए, मिटा दीजिए। क्योंकि कई बार क्या है, जब आप यहाँ पे और वहाँ से कंपेयर करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, ठीक है। और एक बात आप समझिए कि एक दर्शन है, मतलब एक दर्शन, सपोज दैट हम न्याय दर्शन कर रहे हैं, अभी कर ही रहे हैं, तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो पुराने दर्शन है उनका महत्व कम हो जाता है या वो दर्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। अप्लाइड जो नॉलेज है, यानी आपने नॉलेज लिया और उसको जब अप्लाई करने जाएंगे तो सारे दर्शन आपको एक जगह मिल जाएंगे। दर्शन का मतलब है देखना, एक तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, दूसरा है दृष्टिकोण भी होता है। एक आपने ऐसे मान लीजिए आप एक साइड से देख रहे हैं, दूसरा साइड तो आपको नहीं दिख रहा, तो उसी प्रकार दर्शन में कहा गया है कि ये सारे 9 दर्शन अपनी अपनी साइड को ही देख रहे हैं, वो दूसरे साइड को नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि न्याय दर्शन वैशेषिक को नहीं देख पाता, वैशेषिक सांख्य को नहीं देख पाता, इस तरह के जो दर्शन है। अब देखिए बौद्ध दर्शन जैन दर्शन को नहीं देख पाता, इस तरह से आप समझिए, ठीक है। इसमें बहुत आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शब्द आ रहे हैं ये इसलिए क्लिष्ट हैं क्योंकि इनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, ठीक है। उन्होंने उसको क्लिष्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि कई चीज़ें व्यक्त करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु देख रहे हैं, आप लैम्प को देख रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करिए, तो एक्सप्लेन करने में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितना डिफ़िकल्ट है इसको व्यक्त करना। वही कारण यहाँ बन जाता है कि ये ज्ञान इतना क्लिष्ट हो जाता है, इतना साहित्यिक हो जाता है, इतना गूढ़ हो जाता है, ठीक है। कुछ भाषा का भी है कि उन्होंने एक विशेष शब्दों को दे दिया है, तो उसको पकड़ पाना थोड़ा सा जो अभी नए नए इससे जुड़ रहे हैं उनको दिक्कत आती है। तो जैसे जैसे आप इसमें और ज़्यादा निमग्न होते जाएंगे, डूबते जाएंगे, तो आपको निश्चित ही अच्छा लगने लगेगा। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए और दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ये न्याय दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।